दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। अपनी जो सो मोटो वाली जो पावर रहती है ना, उसका यूज़ करते हुए केंद्र सरकार से पूछा है ऑक्सीजन की जिस हिसाब से हमारे देश में कमी जा रही है और जो ड्रग्स को लेकर जो व्यवस्था है हमारे देश में, क्या इसको लेकर कोई यूनिफॉर्मिटी है? क्या हमारे देश में कोई ऐसा नेशनल प्लान है ऑक्सीजन और ड्रग्स को लेकर? सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पूछी है। तो हम सो मोटो पावर के बारे में देखेंगे। तो सियो मोटो जो वर्ड है ना, वो लैटिन भाषा का एक टर्म है जिसका मतलब है यदि गवर्नमेंट की कोई एजेंसी या फिर कोर्ट या अदर जो सेंट्रल अथॉरिटी रहती है ना, वो अपनी खुद की तरफ से किसी मुद्दे पर चिंता व्यक्त करती है या फिर उस पर एक्शन के लिए कहती है, तो उसी को स्वतः संज्ञान कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट सियो मोटो लेती है जब उसे कोई सूचना मिलती है कि कहीं से हमारे जो राइट्स हैं ना, हमारे जो अधिकार हैं, उनका यदि वायलेशन हो रहा है और कहीं से कोर्ट को यदि पता चल जाता है। अब यदि हम बात करें आर्टिकल 32 की, ठीक, और आर्टिकल 226, इसमें प्रोविज़न किया गया है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना, जिसको कहते हैं जनहित याचिका। अब जो सियो मोटो की पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 131 में से मिलती। और आर्टिकल 31 ये भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट अपने पास उस केस को ले सकता है जो कि किसके किस में के बीच में चल रहा है। जैसे कि सेंटर और स्टेट के बीच में कभी कभी कुछ विवाद हो जाता है ना, उसको लेकर भी लोअर कोर्ट में ना जाके, मतलब कोई स्टेट लोअर कोर्ट में ना जाके सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर ऐसे टाइम में आया है ना, जबकि लोग परेशान हो गए हैं व्यवस्था से और हाई कोर्ट की ओर रुख कर रहे हैं कि कम से कम व्यवस्था अच्छी तो हो सके। और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि अलग अलग हाई कोर्ट में अलग अलग डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो कम से कम ये जो अलग अलग डिसीजन है ना, वो सेम होना चाहिए। जैसे कि ऑक्सीजन की सप्लाई, ठीक है, सप्लाई ऑफ इसेंशियल ड्रग्स, मेथड एंड मैनर ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीन प्रोग्राम जो आप चला रहे हो, तो आप क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं, सभी जगह सेम होना चाहिए। और जो लॉकडाउन का डिक्लेरेशन है ना, इसको लेकर भी पूरा नेशनल यूनिफॉर्मिटी इसमें होना चाहिए। अभी और एक दिक्कत ये हो गई थी कि यूपी की जो हाई कोर्ट है ना, उसने स्टेट को कहा था कि आप कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन लगाइए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इसको मना कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। ये जो पावर है ना सुप्रीम लॉकडाउन लगाने वाली, ये हाई स्टेट गवर्नमेंट के पास में ही आप रहने दीजिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है ना, हम वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के यूज़ से रिलेटेड देखने वाले हैं कि सरकार ने इस एक्ट का यूज़ किया है। ऑक्सीजन की जो सप्लाई है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में जो उसे रुकावटें या फिर बाधा आ रही हैं, उसी के लिए कड़ी कार्रवाई करते हुए इस कदम को केंद्र सरकार ने उठाया। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बारे में हम जान लेते हैं। इसको पास किया गया था सरकार के द्वारा इस एक्ट को, ताकि जो डिजास्टर आया है, जैसे कि अभी कोविड-19 का डिजास्टर चल रहा है, तो उससे हम एफिशिएंट तरीके से कैसे लड़ सकते हैं, ठीक है, और भी अदर मैटर जो इससे कनेक्ट करते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत कुछ बॉडीज़ हैं जो इस्टेब्लिश की गई थी, जैसे कि NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इसका जो हेड रहता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर रहता है। और इसको
चेयरपर्सन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा इसमें 9 मेंबर से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं, जिसमें कि एक वाइस चेयरपर्सन भी शामिल रहता है। और जो सभी मेंबर रहते हैं उनका टेन्योर 5 साल का रहता है। और यदि हम बात करें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, तो चाहे वो पॉलिसी हो, प्लान हो, गाइडलाइंस हो, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड इनको इंश्योर और इफ़ेक्टिव तरीके से रिस्पॉन्स करने के लिए जिम्मेदार है। अब दूसरे नंबर में इसके अंतर्गत एक कमेटी भी बनाई गई, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब इसके पहले जो हम एक बॉडी देखे हैं ना, उसकी हेल्प के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। किसकी? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हेल्प करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। और इसमें यदि हम बात करें कि कौन कौन शामिल है, तो इसमें जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर रहते हैं ना, होम होम मिनिस्टर पर, जैसे होम मिनिस्ट्री में, हेल्थ में, पावर में, फाइनेंस, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज में। और हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रिपरेशन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को लेकर पूरी कंट्री में, है ना, इंश्योर करना, उसको रिव्यू करना, अपडेटेड करना एनुअली, ये सारे काम इस कमेटी के द्वारा किए जाते हैं। अब ठीक इसी प्रकार का स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो कि पार्टिकुलर स्टेट के लिए बनाई जाती है कि स्टेट कैसे करके इन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकता है। और इसका यदि हम चेयरपर्सन की बात करें ना, तो चीफ मिनिस्टर खुद होते हैं। इसके अलावा 8 मेंबर्स होते हैं जो कि चीफ मिनिस्टर खुद अपॉइंट करते हैं। मतलब टोटल देखें तो 8 पर्सन इसमें शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसको जो नेशनल अथॉरिटी और जो स्टेट अथॉरिटीज़ निर्धारित करती है ना, उसी के हिसाब से इनको प्रिपेयर करना है अपने प्लान्स को। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी रहता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो चेयरपर्सन या हेड रहता है ना, वो होता है कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें एक फोर्स भी बनाई गई है जिसको नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी कहा जाता है। जैसे बाढ़ वाली, भूस्खलन वाली, भूकंप वाली परिस्थिति में यदि लोगों को उनकी लाइफ को बचाना है, उसके लिए जो फोर्स की टीम का गठन किया गया है उसको एनडीआरएफ कहा जाता है। और इसको लीड किया जाता है डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति की केंद्र सरकार करती है। और एनडीआरएफ ने कई सारे महत्वपूर्ण कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जब फ्लड आई थी वहाँ, और केरला में जो फ्लड आई थी जो 2018 में, तो वहाँ पर इनका रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसके बाद वाली न्यूज़ इलेक्शन कमीशन से है, जिसमें वेस्ट बंगाल पर अभी जो चुनावी रैलियां हो रही हैं ना, रोड शो हो रहे हैं, उन पर इलेक्शन कमीशन ने कर्फ्यू लगाया है, मतलब रोक लगाई है। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो हम देख लेते हैं। तो संविधान का जो अनुच्छेद 324 है ना, उसके अनुसार इसमें ये बात कही गई है कि संसद, ठीक है, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन पदों के निर्वाचन के संचालन के लिए, चाहे वो निर्देश देना हो, कंट्रोल करना हो, ये सारी जो जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की है। ठीक है, तो चुनाव आयोग ना राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए सेम ही है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टेट में जो पंचायत के और निगम के चुनाव होते हैं ना, चुनाव आयोग का इससे कोई संबंध नहीं होता है। इसके लिए क्या है ना, संविधान में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। इसके बाद एक नज़र हम डाल लेते हैं उन माइग्रेंट्स लेबर पर जिनको
अभी वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। क्या क्या इनकी समस्याएं हैं और वही समस्याओं को हम कैसे उनको दूर करते हैं। तो इनका ये कहना है कि ना तो इनके पास कोई मनी है, ना ही कोई साधन है जिससे हम अपने गांव जा सकें। ठीक है। और हमारी ये आशा है कि हम यही चाहते हैं कि लॉकडाउन ना और एक्सटेंड ना हो। अब इन लोगों के पास रहने के लिए कोई आश्रय नहीं है, तो अब ये लोग कहाँ रहेंगे। यहीं यमुना के किनारे ये लोग स्ट्रैंडेड हो रहे हैं। ठीक है, यहीं पर आश्रय बना ले रहे हैं। इनका ये कहना है ना, जब से लॉकडाउन लगा है, जिस दिन लगा है ना, उसी दिन से हमें केवल एक ही बार हेल्प मिली है, वो भी जो गुरुद्वारा है ना, गुरुद्वारा के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर हमको दिन में 2 बार पका हुआ खाना मिला था। इसके बाद अभी तक हमें कोई हेल्प नहीं मिली है। और ये ज़्यादा दूर का एरिया नहीं है। अरविंद केजरीवाल जहाँ रहते हैं वहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे में ही ये आता है। अब हम बात करते हैं इनके रहने की, इनके खाने की व्यवस्था। यहाँ पर कोई भी प्रोविज़न नहीं है, ना तो खाने का ना तो शेल्टर का, गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, हम सरवाइव कर रहे हैं। जो भी वॉलंटियर है ना, उनके ऊपर हम निर्भर हैं कि वो हमें कब खाना ला के देंगे, और गुरुद्वारा के लोगों के ऊपर ये निर्भर है। ठीक है। अब जो शेल्टर्स हैं वहाँ पर हम कैसे रह सकते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है वहाँ पर, पॉसिबल ही नहीं है कि हम वहाँ स्टे कर सकें। अब लोगों का यही कहना है कि अभी कुछ महीनों से ना हम कुछ ज़्यादा कमा ही नहीं पाए हैं। तो हम तो ये सोच भी नहीं सकते हैं कि हम टिकट खरीद लेंगे और अपने गांव वापस जा पाएंगे। इसके अलावा सरकार खूब चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मास्क लगाइए, मास्क लगाइए। अब यहाँ तो कंडीशन ऐसी हो गई है कि खाने के लिए पैसे नहीं हैं, टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो हम मास्क कैसे करके खरीदेंगे। और यदि मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ भी है ना, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। तो ये सारी बातें हैं, हमें जो ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि इंडिया को 5 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी बना रहे हैं, 5G की स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबका है ना, वो हमेशा गरीब ही रहे, या फिर उनके ऊपर हम कोई ध्यान ही ना दे सकें। तो सबसे नीचे लेवल से हमें सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। उनको यदि फ़ायदा हो रहा है तो हमारा जो भी प्लान है वो सही है, और नहीं हो रहा है तो वो प्लान कोई मतलब का नहीं है। और इसके बाद केरला से भी एक न्यूज़ आई है जहाँ पर वैक्सीन की शॉर्टेज है। ठीक है। अब आप खुद ही सोचिए, हम वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर दिए हैं, और हमारे इंडिया में खुद वैक्सीन की इतनी ज़्यादा कमी जा रही है। यही बात इस कार्टून में भी बताया गया है। सरकार कह तो रही है वैक्सीनेशन फॉर ऑल, वैक्सीनेशन फॉर ऑल, लेकिन स्टॉक की बात तो सरकार को क्लियर करना चाहिए ना, कि कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। गाड़ी तो पूरी खाली दिख रही है। इसके बाद वाली न्यूज़ अफ्रीकन स्वाइन फीवर से है, जिसको शॉर्टकट में स्वाइन फीवर भी कहते हैं। तो ये जो है ना, एक प्रकार से एक 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 जानवर से दूसरे जानवर में इसका भी संक्रमण फैलता है। ठीक है, मतलब ये संक्रमित करने वाला रोग है, और इसी से एनिमल की डेथ भी हो जाती है, और रक्त स्राव जैसे लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था अफ्रीका में 1920 में। और यदि हम इसकी मॉर्टालिटी की बात करें ना, तो लगभग लगभग 100% ही आप समझ लीजिए। और ऐसा ये माना जाता है, एक बार यदि ये जानवरों में फैल गया ना, चाहे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, या फिर उनके जो भोजन रहता है उसके कांटेक्ट में, या फिर उनके मलमूत्र के कांटेक्ट में, या फिर जो परजीवी उन जानवरों के शरीर में रहते हैं ना, खून चूसने वाले, उनके कांटेक्ट में आके ये संक्रमण जब फैलता है, तो ऐसा कहा जाता है इसका तो कोई भी वैसे इलाज नहीं है। इसको आप केवल रोक सकते हैं जानवरों को मार करके। आपको उनको मारना ही पड़ेगा ताकि ये फैल ना सके और आगे। देखो, वैसे तो ये इंसानों में
के लिए कोई खतरा नहीं है, ठीक है। ये केवल एनिमल टू एनिमल ही फैलता है और इसको लिस्ट कर दिया गया है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड। और यदि हम बात करें ना जियोग्राफिकल के डिस्ट्रीब्यूशन की, कहाँ कहाँ पर ये पूरे वर्ल्ड में बीमारी पाई जाती है, तो देखो एशिया, यूरोप और अफ्रीका, तो ये दोनों प्रकार के जो पिग्स होते हैं, सुअर होते हैं ना, उनमें ये बीमारी पाई जाती है, चाहे वो घरेलू हों चाहे जो, ठीक है, वाइल्ड हों, सभी ये में ये बीमारी होती है। तो ये जो न्यूज़ है मिज़ोरम स्टेट से है। मिज़ोरम का थोड़ा सा हम मैप देख लेते हैं, ठीक है। ये इसकी कैपिटल है आइजोल और यहाँ पर एक रिवर दिखाई है कालादान, ठीक है, जो कि नीचे तरफ ये साउथ में गिरती है। इसके बाद यदि हम बात करें, इसके पूर्व की तरफ म्यांमार देश स्थित है। उत्तर की तरफ यदि हम बात करें तो ऊपर में पड़ता है असम और मणिपुर, ठीक है। अब इसके पश्चिम वाले हिस्से की बात करें तो पश्चिम तरफ ये बाउंड्री शेयर करता है त्रिपुरा के साथ में और शेयर करता है बांग्लादेश के साथ में, मतलब असम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, और इस तरफ म्यांमार और मणिपुर, इनके साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है मिजोरम। तो यही बात इसमें बताई गई है कि मिजोरम में स्वाइन फ्लू के कुछ केसेस सामने आए हैं। लगभग 4 जिलों में ये बीमारी फैल चुकी है। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि इसका कोई इलाज या फिर वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। आपको केवल जो संक्रमित जानवर है ना उनको अलग करना पड़ेगा और जो स्वस्थ जानवर हैं उनको अलग करना ही पड़ेगा। और यहाँ तक कि आप जो उनका मीट यूज़ कर रहे हैं ना उसको भी आपको रोक लगाना पड़ेगा। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं यूएस से। तो यूएस का हम मैप देख लेते हैं सबसे पहले। तो अमेरिका के नॉर्थ में पड़ता है कनाडा, साउथ में पड़ता है मैक्सिको, और यदि हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में उत्तर अटलांटिक महासागर स्थित है। पश्चिम की तरफ स्थित है उत्तर प्रशांत महासागर, जिससे अपनी ये बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। अब यहाँ की झीलों को हम देख लेते हैं और झील को देखने से पहले हम देखते हैं इसकी मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका के दक्षिण में स्थित है, पूर्वी किनारे पर, पूर्वी हिस्से पर। और यदि हम झीलों की बात करें ना तो जिनको ग्रेट लेक्स कहा जाता है, ये है सुपीरियर झील, ये मिशिगन झील है, और ये वाली है ह्यूरॉन झील, और ये है इरी झील, और ये है टोरंटो, ठीक है। यही ग्रुप कहलाता है इसका ग्रेट लेक्स। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं न्यूज़ में क्या कहा गया है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उनका ये कहना है कि 2030 आते तक ना हम अपना जो कार्बन इमिशन है उसको 52% तक ले आएंगे, ठीक है, 52% तक हम उसको कट करेंगे। और इनका ऐसा कहना है कि हम यदि किसी को जॉब भी दे रहे हैं ना तो ऐसी जॉब हम क्रिएट करें जो कि जलवायु पर काम कर सके, जलवायु को सेव करने में, जलवायु को बचाने में, पर्यावरण को बचाने में उसकी सेविंग हो सके, इस टाइप की जॉब हमको क्रिएट करना है। तो अमेरिका में जो भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, ठीक है, उसका 50 से 52% कटौती हम करेंगे 2030 आते तक, जो कि रिलेटिव होगा 2005 के लेवल में, कि 2005 के लेवल में अमेरिका क्या था। इसके अलावा अच्छी बात उन्होंने ये भी कही कि देखो हम तो विकसित हो चुके हैं, लेकिन जो कमज़ोर देश है ना उनको भी हम हेल्प करेंगे। जितनी भी हेल्प हम कर रहे थे उससे हम ज़्यादा ही हेल्प करेंगे, ठीक है, ऐसा उनका कहना है। और इसके लिए भी टाइम लिमिट निर्धारित कर दिया गया है 2024 तक, ठीक है। इनका कहना है कि हम जो असिस्टेंट दे रहे थे उसको बढ़ाने वाले हैं। ये जो इन्होंने इमिशन का टारगेट निर्धारित किया है ना, ये पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज पर आधारित है, उसी का एक हिस्सा है, जो कि
किसी को भी बाध्य नहीं करता, किसी को भी मजबूर नहीं करता है कि आपको इतना करना है, मतलब इतना कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप अपनी तरफ से खुद से घोषणा करिए कि हम कितना % कम कर सकते हैं कार्बन उत्सर्जन। और यदि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें कमज़ोर देशों के लिए, जो जिनकी इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं है, लेकिन उन्हें भी जलवायु को बचाने के लिए कुछ प्रयास करने हैं, तो देखो 2020 से जो 25 का पीरियड है ना, उसके लिए इनका ये कहना है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना, उनके द्वारा 100 बिलियन, ठीक है, $100 बिलियन प्रत्येक साल सहायता दी जाएगी। लेकिन देखो, फाइनेंशियल असिस्टेंस की ना घोषणा कर देना तो अच्छी बात है, लेकिन उसको क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि यहाँ पर एक बात बताई जाती है, जब ओबामा का शासन चल रहा था तो उस टाइम में ग्रीन क्लाइमेट फंड इस्ताब्लिश किया गया था $3 बिलियन का, लेकिन और केवल $1 बिलियन ही पेड किया गया था जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको। और फिर जॉब से रिलेटेड जो बात करी थी, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ से लेकर बात करी थी, तो हमें क्लाइमेट को ध्यान रखते हुए ही ऐसी जॉब क्रिएट करना है, या फिर अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करना है कि इकोनॉमी भी ग्रोथ होती जाए और हमारा जो क्लाइमेट है वो भी बढ़िया बना रहे। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं चाइना और श्रीलंका के रिलेशन से रिलेटेड। ठीक है, चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वेई फेंग, वे श्रीलंका की विजिट करने वाले हैं। तो ये जो अभी जो 6 मंथ बीते हैं, इस दौरान ये सेकंड हाई लेवल की विजिट है चाइना की तरफ से कोलंबो में। और यदि हम बात करें ना, इकोनॉमिकली दोनों देशों के रिश्ते भी बहुत मजबूत हुए हैं, क्योंकि चाइना ने श्रीलंका को लोन देने का काम भी किया है। कितना? लगभग $1 बिलियन का लोन, और 1.5 बिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी के अंतर्गत इनको सहायता चीन के द्वारा की गई है। जो स्वैप फैसिलिटी होती है ना, उसमें ऐसा रहता है कि आप अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डॉलर में ही उसको रिटर्न करें, लेकिन आपको उसी वैल्यू की रकम को वापस करना पड़ेगा। जैसे यदि चीन से ₹10 श्रीलंका लोन लेता है, तो वो अपनी करेंसी में ही ₹10 चीन को वापस कर सकता है। इसके अलावा ऐसी बात नहीं है कि वहाँ के लोग चाइना के रिलेशनशिप से खुश भी हैं। वो तो कहते हैं कि इससे कहीं चाइना अंग्रेज़ों की तरह अपनी चाइनीज़ कॉलोनी ना स्थापित कर ले, क्योंकि अभी वहाँ पर जो पोर्ट डेवलप करने वाला था ना चाइना, ठीक है, उसके लिए चाइना ने फंड दिया था, जो डेवलपमेंट वहाँ पर होने वाला है 1.4 बिलियन, ठीक है, पोर्ट सिटी। तो इसी के चक्कर में वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वहाँ पर लोगों ने कई सारी याचिकाएं दायर करी गई थी, लगभग 20 पिटीशन